हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आज हम रिट लेवल 2 की तैयारी करने वाले एसएसटी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज लाए हैं, जिसमें एनसीईआरटी, लक्ष्य और सिखवाल जैसी महत्वपूर्ण बुक्स के बहुत ही शानदार क्वेश्चंस शामिल किए गए, जो कि आपकी तैयारी में बहुत कारगर साबित होगी। तो आज हम शुरू करते हैं इसका पार्ट नंबर फर्स्ट। शुरू करते हैं आज का हिस्ट्री का क्लास 6 का पहला क्वेश्चन। प्रारंभिक मानव सभ्यता में मनुष्य ने सर्वप्रथम किन फसलों को उगाना प्रारंभ किया था? तो आंसर इसका गेहूं और जौ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है ये क्वेश्चन। यहाँ पर बहुत शानदार क्वेश्चंस करने वाले हैं और 6 से लेकर 10 तक हम सारी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2। गंगा नदी के दक्षिण में प्राचीन क्षेत्र वर्तमान में बिहार राज्य प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था? देखिए, जो बिहार राज्य है प्राचीन में मगध साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। बिहार को ही मगध कहा जाता था। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सिंधु के पूर्व वाला क्षेत्र हमारा देश भारत, इस क्षेत्र को इंडस नाम से संबोधित करने वाले कौन विदेशी थे? यूनानी देखिए, हमारे देश को क्या कहते थे? इंडस कहते थे। क्या कहते थे? इंडस। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक अंदर से उठाए हुए, चैप्टर के अंदर से उठाए हुए क्वेश्चन है और निश्चित रूप से इस बार पेपर टफ आने वाला है और इस टाइप के क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे। तो भारत को इंडस कौन कहते थे? यूनानी कहते थे। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4। नवपाषाण स्थल बुर्ज होम वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, बुर्ज होम, क्या नाम है? बुर्ज होम। ये जम्मू कश्मीर में है। ये सारे ही बुक्स के क्वेश्चन हैं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बुर्ज होम कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में ये नवपाषाण स्थल खोजा गया है। क्वेश्चन नंबर 5। सबसे प्राचीन सैंधवकालीन नगर किसे माना जाता है? सर्वप्रथम खोजा गया सैंधवकालीन नगर कौन सा है? तो हड़प्पा सैंधवकालीन यानी सिंधु सभ्यता के समय की बात कर रहे हैं, हड़प्पा। तो सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीनतम केंद्र कौन सा है? हड़प्पा। ठीक है दोस्तों, रीड से संबंधित सारे वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप सारे वीडियोस देखिए, कंटिन्यू वहाँ पर अपलोड किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सिंधु सभ्यता के वो नगर कौन से हैं जहाँ से धार्मिक कर्मकांड और अग्निकुंड आदि प्राप्त हुए? तो ध्यान रखिए, कालीबंगा और जो लोथल है, दोनों ही क्षेत्र से। सबसे पहला कालीबंगा और दूसरा आपका लोथल, इन दोनों ही जगह से आपको पता चलता है कि उसमें उस समय जो धार्मिक कर्मकांड होते थे, अग्निकुंड के निर्माण होते थे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अभी भूगोल का भी पोर्शन करने वाले हम 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। सिंधु सभ्यता का वह नगर जहाँ से संभवतः 7,000 वर्ष पहले कपास की खेती, देखिए कपास की खेती के जो प्रमाण मिले थे, वो मेहरगढ़, क्या नाम है जगह का? मेहरगढ़। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज डेली चलने वाली है और यहाँ सभी सब्जेक्ट, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट ऐड कर दिए गए। साइकोलॉजी के भी क्वेश्चन है, जियोग्राफी, पॉलिटी और राजस्थान की जो टॉप मोस्ट गाइड है यानी कि लक्ष्य, सिखवाल, इनसे क्वेश्चंस उठाए हुए हैं और एनसीईआरटी की बुक्स को शामिल किया गया है। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल चीज़ें यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। सिंधु सभ्यता के निवासी अपने दैनिक उपयोग के लिए तांबा भारत में किस राज्य से आयात करते थे? देखिए, हाँ, जो है सिंधु सभ्यता के निवासी गुजरात से तांबा क्या करते थे? आयात करते थे, इंपोर्ट करते थे। ठीक है, तांबा गुजरात से। कौन? सिंधु सभ्यता के निवासी। ये सारे ही क्वेश्चन बुक में से एक एक लाइन से उठाए हुए। अब देखिए, 6th की जियोग्राफी से कुछ क्वेश्चन उठाए हुए हैं हम, तो जियोग्राफी से पढ़ते हैं क्वेश्चन। प्रमुख आंतरिक ग्रहों के नाम लिखिए। देखिए, आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये क्या है? आपके आंतरिक ग्रह है। आंतरिक ग्रहों के आशय सूर्य के बहुत नज़दीक। ठीक है, सूर्य यहाँ पर सन है और सन के पास कौन सा है? बुध है, बुध के बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं? आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। क्लियर। आगे चलिए। बाह्य ग्रहों से आशय, बाह्य ग्रह से आशय यानी सन से कुछ दूरी पर हो। तो आपने सबसे पहले इन 4 का नाम लिख दिया, क्योंकि ग्रह 8 है, तो जो बच गए 4 ग्रह, ठीक है, सूर्य यहाँ है, यहाँ पर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ठीक है, अरुण और वरुण, ये चीज़। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके क्या कहलाते हैं? बाह्य ग्रह कहलाते हैं। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? आप कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कितने क्वेश्चन आते हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पार्ट पर चाहिए, आप जरूर बताइए, आपको निश्चित रूप से प्रोवाइड करवाया जाएगा। आगे चलते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। आगे चलते हैं। प्रधान यामोत्तर रेखा, जीरो रेखा, 0 डिग्री देशांतर किस देश के? हाँ, ये देखिए 0 डिग्री जो है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच, ग्रीनविच क्या नाम है? ग्रीनविच शहर से निकलती है, इसीलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर, क्या नाम है इसका? 0 डिग्री देशांतर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों ही 13वां और 14वां। कुल अक्षांश, अक्षांश कुल 90 होते हैं और देशांतर कुल 360 होते हैं, आपको याद रखना है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 90, और देशांतर संख्या कितनी है? 360। ठीक है, अब देखिए 6 का फिर से पार्ट ले रहे हैं, राजस्थान वाला पार्ट ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप यहाँ से तैयारी कीजिए, निश्चित रूप से एग्जाम तक 6 to 10 सारे चैप्टर, सारे पार्ट, सारे ही सब्जेक्ट क्लियर करवाए जाएंगे आपको। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए जरूर बताइए। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के, देखिए 10.41% भाग पर राजस्थान भारत के 10.41 भाग क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, और ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार बताइए। देखिए जो राजस्थान है, राजस्थान की जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से, जिसमें यह बात करें तो 23/3 से लेकर 30/12, यह आपका 23/3 से लेकर 30/12 ये है, और 69/30 से लेकर 78/17। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है? 69/30 से लेकर 78/17 है। ठीक है, और ये आपका यहाँ से 23/3 से लेकर, ठीक है, 30/12 ये वाला प्रोसेस है। तो आप याद करिए, इससे निश्चित रूप से याद हो जाएगा, मैप बनाकर कीजिए। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17। प्रशासनिक आधार पर राजस्थान को 7 संभागों में विभाजित किया गया। ठीक है, जयपुर संभाग में सम्मिलित जिले कौन से हैं? तो जयपुर में 5 जिले आते हैं। देखिए जयपुर स्वयं, ठीक है, दौसा, सीकर, अलवर, और आपको याद रखना है झुंझुनू। क्या याद रखना है? जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू, ये आप में, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, चलो इसको याद रख सकते हो। जयपुर में 2 झुलसे, जयपुर में 2 ऊ से अलवर, 2 से दौसा, झुल से झू हो गया, से शिखर, से शिखर। ठीक है, जयपुर में 2 दौसा, अलवर, जो 2 लिख दो, 2 लिख दो, झुल से, झ से झुंझुनू, से सीकर, ऐसे याद रख सकते हो। तो शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई जाएगी और आप निश्चित रूप से चीज़ों को याद कर सकोगे। राजस्थान राज्य का स्थलीय सीमा देखिए आप, स्थलीय सीमा जो है वो 59-20 है। कितना है? 59-20 किलोमीटर है स्थलीय सीमा है। ठीक है, हाँ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां। आर्यों ने राजस्थान में सर्वप्रथम अपना प्रजातंत्र कहाँ स्थापित किया? तो आर्यों ने सबसे पहले मरु प्रदेश में, कौन? आर्यों ने अपना जो साम्राज्य कहाँ पर बनाया? सबसे पहले मरु प्रदेश में। ठीक है, अभी देखो लक्ष्य के क्वेश्चंस भी हम इन्वॉल्व करेंगे। आपकी कंपटीशन की जो प्रिपरेशन है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ से महाभारत के मत्स्य जनपद की राजधानी देखिए विराटनगर, जो वर्तमान में जयपुर क्षेत्र के आसपास है। ठीक है, ये विराटनगर, ये मत्स्य क्षेत्र। और आपको बता दें जो राजस्थान चरण का निर्माण हुआ था उसमें जो मत्स्य संघ था वो प्रथम चरण था। कौन सा था? मत्स्य संघ, जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ABCD आप याद कर सकते हो, शामिल किया गया था। क्लियर है? आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 21। वर्तमान मेवाड़ प्रदेश प्राचीन क्षेत्र में, देखिए ये सीवी जनपद कहा जाता था। मेवाड़ को क्या कहा जाता था? सीवी जनपद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, और इसी को प्रागवाट नाम से भी जाना जाता था। क्या? प्रागवाट। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मेवाड़ प्रदेश है वो पहले क्या कहा जाता था? सीवी जनपद का क्षेत्र हुआ करता था। बिजोलिया शिलालेख से हम राजस्थान के किस राजवंश की, चौहान राजवंश का पता कहाँ से पता चलता है? बिजोलिया जो शिलालेख है उससे चौहान राजवंश के बारे में पता चलता है। आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान के इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण स्रोत पृथ्वीराज विजय। देखो जयानक द्वारा लिखित, पृथ्वीराज विजय किसने लिखी? जयानक द्वारा लिखित पृथ्वीराज विजय है। और आप जानते हो पृथ्वीराज रासो
अगर रासो की बात करें तो वो आपको पता है चंद्रवरदाई ने लिखी। किसने? चंद्रवरदाई ने लिखी है। क्लियर है। वीर विनोद, वीर विनोद के लेखक कौन है? श्यामल दास, कवि श्यामल दास वीर विनोद के लेखक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए आप, सारे ही टॉपिक को क्लियर किया जा रहा है एसएसटी के। रिट, रिट की जो बुक है लक्ष्य की, जहाँ से राजनीति के बहुत ही शानदार क्वेश्चन उठाए गए हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अखंडता शब्द का कितनी बार प्रयोग किया हुआ है? केवल एक बार अखंडता प्रयोग किया गया है। अखंडता का शब्द का कितनी बार प्रयोग? केवल एक बार। संविधान के किस अनुच्छेद में, देखिए संविधान में यदि संशोधन करना है तो अनुच्छेद नंबर 368 368 में इसके द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है। फिर आगे देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्षता शब्द किस किस वर्ष, हाँ 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष था। पंथ निरपेक्ष था। सभी पंथ को समानता देना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि जो छुआछूत और ये सब है इसके बारे में, हाँ तो 17 नंबर जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि छुआछूत और ये सब इन सब का उन्मूलन होना चाहिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में किस अनुच्छेद में प्राण एवं देही, देखिए मनुष्य को अपने प्राण के लिए, अपने देह के लिए स्वतंत्रता का अधिकार है, संरक्षण प्राप्त कर सकता है, और ये आपका आर्टिकल नंबर 21 है। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये सब बहुत ही कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आ चुके हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट डे आपको इसकी अगली टेस्ट सीरीज मिलेगी और वो इससे भी शानदार होने वाली है, ठीक है। और यदि आपको इससे संबंधित, रेट से संबंधित और वीडियो चाहिए तो पहले से प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुकी है, वहाँ से आप देख लीजिए। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए देखिए अनुच्छेद, आर्टिकल नंबर जो 29 है वो अल्पसंख्यक जो है, माइनॉरिटी के जो व्यक्ति है, ठीक है, जिसमें जैन समाज को शामिल किया गया, मोहम्मडन को शामिल किया गया, तो इन सभी के संरक्षण, इनके हितों के संरक्षण के लिए आर्टिकल नंबर 29 बनाया गया है। हाँ, नीति निर्देशक तत्व देखिए जो भाग 4 है उसमें 36 से लेकर 51 तक ये आपके नीति निर्देशक तत्व है। याद रखिएगा, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से शुरू होते हैं? 36 से लेकर 51, और ये भाग नंबर 4 में इन्वॉल्व है। अब आप देखिए सिखवाल जो बुक है, जो कि बहुत ही शानदार बुक मानी जाती है, उस बुक के सवाल आपको देखते हैं, ठीक है, बाल विकास के सवाल लेते हैं वहाँ से। सबसे पहले देखिए आप, मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाले 17 हिसाब देके प्रमुख दार्शनिक कौन कौन रहे? उत्तर देखिए इसका। हाँ, अब आप देखिए कि मन का जो मनोविज्ञान है वो मन का विज्ञान है। ये किसने कहा था? ये कहा था पोम्पोनोजी और थॉमस रीड ने। किसने? इसके समर्थक थे। इसके क्या थे? समर्थक थे। यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। समर्थक कौन थे? पोम्पोनोजी और थॉमस रीड। इन्होंने क्या कहा था? मन का विज्ञान। क्या कहा था? मन का विज्ञान। किसको? मनोविज्ञान को। आगे चलिए, मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ व स्किनर ने मनोविज्ञान के किस क्षेत्र, देखिए जो स्किनर और वुडवर्थ थे उन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा? व्यवहार का विज्ञान। क्या कहा? व्यवहार का विज्ञान। किसने? इसके समर्थक कौन थे? स्किनर और वुडवर्थ। याद रखना है आपको। मानव की किस अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला आधारशिला कहा गया? तो शेषवावस्था को क्या कहा? भावी जीवन की आधारशिला कहा गया। एक विद्वान के अनुसार 20वीं शताब्दी को शिशु अथवा बालक की शताब्दी, देखिए क्रो एंड क्रो ने जो 20वीं शताब्दी थी, 20वीं शताब्दी उसे क्या कहा? शिशु या बालक की शताब्दी कहा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है पहले भी। मानव जीवन की कालक्रम की विभिन्न विशेषताओं को देखते हुए बताइए कि यह किस अवस्था की विशेषता है? जीवन का निर्माणकारी काल, वैचारिक अवस्था काल, नेता बनने की इच्छा, बिना काम के भ्रमण, मूर्त चिंतन, ये सभी बाल्यावस्था। ये सभी किसकी है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है, वैचारिक अवस्था का काल है। इसमें नेता बनने के लिए सोचता है, व्यक्ति हमेशा आगे रहना चाहता है, ठीक है, बिना काम के भ्रमण, उनको घूमने का शौक होता है और उनके मूर्त चिंतन होने लगते हैं। ये सभी बाल्यावस्था की अवस्था है। दोस्तों कैसी लगी टेस्ट सीरीज जरूर रिप्लाई कीजिएगा। आगे चलिए,
किस मनोवैज्ञानिक को किशोरावस्था का जनक, देख लिए स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को किशोरावस्था का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने किशोरावस्था के बारे में बहुत से शोध किए और इन्होंने कहा था किशोरावस्था क्या है, बहुत ही तूफानी काल है। ठीक है, हाँ, किशोरावस्था बहुत ही, हाँ, ये इसके बारे में बोला था। किशोरावस्था के बारे में स्टैनले हॉल की लाइन बहुत ज़्यादा फेमस है। ये बड़े ही तनाव और तूफान और इस प्रकार से कुछ लाइनें बोली हैं। ठीक है, जो कि आपको अगले टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी। आगे देखिए, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक होलिंगवर्ड के द्वारा दिए गए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत, जिसमें बताया गया कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वह एकदम न होकर धीरे धीरे क्रमानुसार होते हैं। इस सिद्धांत को क्या नाम दिया, क्रमिक विकास का सिद्धांत। कि किशोरावस्था में कोई भी जो प्रोसेस होता है, जो भी विकास होता है, वो क्रमिक रूप से धीरे धीरे तरीके से होता है, और इसी सिद्धांत का नाम क्या है, क्रमिक विकास का सिद्धांत। फ्रायड का मनोलैंगिक सिद्धांत, तो आपको याद रखना है मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया, फ्रायड ने। इसमें कुल कितनी अवस्था बताई है, 2 अवस्था के नाम बताइए। तो देखिए आप, इसमें टोटल 5 अवस्थाएं, जो फ्रायड का जो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत है, इसमें 5 अवस्थाएं बताई गई है विकास की। मुखीय अवस्था, क्या नाम है, मुखीय अवस्था। दूसरा क्या है, गुदीय अवस्था। तीसरा है लैंगिक अवस्था। चौथा है अदृश्य अवस्था। पांचवा है जननेंद्रिय अवस्था। तो दोस्तों, कैसी लगी टेस्ट सीरीज कमेंट जरूर कीजिए, और यदि आपको कोई भी दिक्कत होता है तो बताइए, निश्चित रूप से आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को देखने